हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत में यूरोपियंस का आगमन। इसी टॉपिक से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। फ्रांसीसी भारत में आकर के कहाँ कहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं। दूसरा, उनका अंग्रेजों के साथ क्या संघर्ष हुआ था, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और कैसे अंग्रेज अपने सभी यूरोपियंस प्रतिद्वंदियों को हरा करके भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। उन सब घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा, सबसे पहले तो ये देखिएगा आप कि कौन कौन से यूरोपियंस भारत में आए थे। तो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है पुर्तगालियों के बारे में कि आखिर यूरोपियंस को भारत में क्यों आए यूरोपियंस, कौन से ऐसे कारण थे जिन्होंने भारत में आने के लिए उन्हें अट्रैक्ट किया। और पुर्तगाली आए सबसे पहले 1498 ईस्वी में। डच आए, उसके बाद डचों के बारे में भी अध्ययन कर लिया हमने। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि फ्रांसीसियों के बारे में। फ्रांसीसियों से पहले डेनिस यहाँ पर आ चुके थे, तो इनके बारे में तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और सबसे अंत में कौन आए थे? स्वीडिश। तो सबसे पहले देखते हैं डेनिस से देखने से पहले एक क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने विस्तार से अध्ययन किया है इन टॉपिकों का। तो मुझे क्वेश्चंस बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो हम सभी प्रश्नों पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? केवल एक। ऑप्शन बी के 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखो, ये भूमि राजस्व का जो मूल्यांकन है ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मुगलों ने किया था, तो ये भी पहले की बातें हैं। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती ये पुर्तगाली लेकर आए थे, अंग्रेजों की देन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा, हमने देखा अंग्रेजों के बाद भारत में कौन आए थे? डेनिस आए थे। डेनिस कहाँ के रहने वाले थे? यूरोप में डेनमार्क जो देश है उनके रहने वाले लोग थे, निवासी थे वहाँ के, तो डेनिस कहलाते थे। और डेनिस भारत में सबसे पहले कब आए थे? 1616 ईस्वी में। और 1616 ईस्वी में आकर के तंजौर तमिलनाडु में है, वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी सीरमपुर बंगाल में। और उसके बाद अंत में कुछ वर्षों तक यहाँ पर इन्होंने व्यापार किया। उसके बाद वर्ष 1745 ईस्वी में ये पूरी तरह से अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को सौंप करके वापस यहाँ से चले जाते हैं। तो इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ है भी नहीं। क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं इनसे। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंग्रेजों से रिलेटेड और फ्रांसीसी से रिलेटेड। लेकिन फिर भी यूपीएससी का ट्रेंड आपको पता है हमेशा से अलग रहा है, कुछ हटकर क्वेश्चन पूछने का। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए आपका। शुरू करते हैं। अब फ्रांसीसियों के बारे में हम देखेंगे। देखिएगा, सन 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में फ्रांस में कंपनी स्थापित हुई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस वक्त फ्रांस के, यहाँ पर ये फ्रांस दिखाई दे रहा है आपको यूरोप में, उस वक्त फ्रांस के जो सम्राट थे उनका नाम था लुई 14। लुई 14 उस वक्त फ्रांस के सम्राट थे। और इन्हीं के एक मंत्री थे कोलबर्ट। इनके एक मंत्री का नाम था कोलबर्ट। और उन्होंने क्या किया? कोलबर्ट ने लुई 14 से कहा कि अपने यूरोप से बहुत सारे देश हैं, वो पूर्वी देशों में व्यापार के लिए जा चुके हैं और उन देशों को वहां से व्यापार करने में बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। तो कोलबर्ट ने ये कंपनी स्थापित करवाई लुई 14 से।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका क्या उद्देश्य था स्थापित करने का? पूर्वी देशों के साथ यानी मोस्टली किससे? भारत के साथ व्यापार करना। देखिएगा, इससे पहले भी फ्रांस है, उसके उसका जो अधिकार था विश्व के बहुत सारे देशों पर था। जो भी आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का है, इन सभी क्षेत्रों पर किसका अधिकार हुआ करता था? फ्रांस का अधिकार हुआ करता था। तो उन्होंने 1664 ईस्वी में कंपनी स्थापित की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम इस नाम से भी जानते हैं, कंपनी द इंडस ओरिएंटल। लुई 14 उस वक्त सम्राट थे और कोलवर्ट के प्रयासों से यह कंपनी स्थापित हुई थी। और यह एक सरकारी कंपनी थी, क्योंकि इसका जितना भी खर्चा था यहाँ पर आने का, वो किसने उठाया था? फ्रांस की सरकार ने उठाया था। एक सरकारी कंपनी, पूरी तरह से इसको वित्तीय सहायता सरकार ने उपलब्ध करवाई थी। ये भारत में आए सबसे पहले, और भारत में सबसे पहले फ्रैंक कैरो को भेजा जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करके फ्रैंक कैरो को भारत भेजा जाता है व्यापार के लिए। सन 1667 ईस्वी में फ्रैंक कैरो सूरत पहुंचता है। देखो, मोस्टली जितने भी आए हैं वो सूरत ही आए थे सबसे पहले, अंग्रेज भी। सूरत आता है 1667 ईस्वी में सूरत आता है फ्रैंक कैरो। और यहाँ आने के बाद 1668 ईस्वी में यह आगरा में उपस्थित होता है। उस वक्त मुगल बादशाह यहाँ पर औरंगजेब थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ कौन? फ्रैंक कैरो। और मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने के बाद यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगता है। औरंगजेब फ्रांसीसियों को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे देते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की फ्रांसीसियों ने सन 1668 ईस्वी में। डेट भी ध्यान रखें आप, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1664 ईस्वी में। सूरत में पहली फैक्ट्री कब लगाई गई थी? 1668 ईस्वी में। और ये भी याद रखें कहाँ पर लगाई गई थी? सूरत में, ध्यान रखें पूरा। उसके बाद जो फ्रैंक कैरो है, इसके बाद यहाँ पर सेकंड जो फैक्ट्री स्थापित करते हैं, ये सेकंड फैक्ट्री स्थापित करते हैं मसूलीपट्टनम में। उसके बाद सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं 1669 ईस्वी में। और दूसरी मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की थी, वो किसके प्रयासों से हुई थी? मरकरा के प्रयासों से। मरकरा एक ईरानी व्यापारी था, उसके प्रयासों से मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई। मरकरा है, ये भी फ्रैंक कैरो के साथ में ही भारत आता है। यह एक ईरानी व्यापारी था और इसने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर के फैक्ट्री स्थापित की थी, क्योंकि ये जो क्षेत्र था गोलकुंडा के शासक के अधीन आता था। तो ध्यान रखिए, इसमें क्या ध्यान रखना है इसमें कि फ्रांसीसी आए, किसके नेतृत्व में फैक्ट्री स्थापित की गई? फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में। कहां पर? सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में। ठीक है, ये आप फैक्ट्स ध्यान रखें। उसके बाद क्या होता है? फ्रांसीसियों ने सन 1672 ईस्वी में सेंट थोमे एक स्थान है मद्रास के पास में, सेंट थोमे, और यहां पर ये कब्जा कर लेते हैं फ्रांसीसी। और इस वक्त 1672 ईस्वी में दिलाहे दिलाहे एक सेनापति थे, फ्रांसीसी सेनापति। उनके नेतृत्व में सेंट थोमे, या जिसे हम संथामी के नाम से भी जानते हैं, इस स्थान पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन आपको पता है मद्रास पर अंग्रेज भी आ चुके थे। मद्रास में यानी इस क्षेत्र पर अंग्रेजों की भी फैक्ट्रियां थी, डचों की भी यहाँ पर फैक्ट्रियां थी पास में ही। तो ये क्या होता है? और गोलकुंडा के शासक भी से अनुमति भी नहीं ली इन लोगों ने यहाँ पर फैक्ट्री यानी ये अधिकार करने के लिए। तो गोलकुंडा के शासक इनसे बहुत नाराज होते हैं और डच भी गोलकुंडा के शासक के साथ होते हैं। तो क्या करते हैं? दोनों मिलकर, डच और गोलकुंडा के शासक मिलकर सेंट थोमे स्थान से इन फ्रांसीसियों को भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है यहाँ से। और उसके बाद मसूलीपट्टनम में जो इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की थी फ्रांसीसियों ने, वो भी इनसे वापस छीन ली जाती है। ये आने के बाद अभी आए ही हैं, 1668 ईस्वी में आए हैं, 1672 ईस्वी में एक तरह से इनकी पराजय हो जाती है। फ्रांसीसी यहाँ पर आते ही पराजय की स्थिति में आ जाते हैं। इसके बाद सन 1673 ईस्वी में फ्रांस की सरकार के द्वारा फ्रेंकोआ मार्टिन को भारत में गवर्नर बनाकर के भेजा जाता है फ्रांसीसी कंपनियों का। और फ्रेंकोआ मार्टिन यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले दक्कन क्षेत्र में, यहाँ हैदराबाद के नवाब से मिलते हैं। और यहाँ पर एक क्षेत्र था वालीकोंडपुरम। वालीकोंडपुरम दक्कन क्षेत्र में है, हैदराबाद के आसपास। और यहाँ पर
यहाँ पर जो सूबेदार था वालीकोंडपुरम का वो था शेर खान लोदी। शेर खान लोदी से एक गांव खरीदते हैं पुडुचेरी, जिसे हम पांडिचेरी के नाम से भी जानते हैं, और गांव खरीदते हैं और 1674 ईस्वी में इसे अपना एक प्रमुख केंद्र बना लेते हैं। जितनी भी फ्रेंच कंपनियां थी उनका मुख्यालय किसे बना दिया गया था, पांडिचेरी को बना दिया गया था। और यानी कि हम कहें तो यानी वर्तमान में हम जिसे पुडुचेरी या पांडिचेरी के नाम से जानते हैं उसका संस्थापक कौन था, फ्रेंकोआ मार्टिन। और फ्रेंकोआ मार्टिन यहाँ पर पांडिचेरी की स्थापना करने के बाद यहाँ पर एक किला बनाते हैं फोर्ट लुई नाम से, क्योंकि जितने भी यूरोपियंस यहाँ पर आए थे, जैसे डच थे, अंग्रेज थे, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, किलों का निर्माण कर लिया था अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। तो इन्होंने भी यानी कि फ्रेंको मार्टिन ने भी यहाँ पर एक फोर्ट लुई नाम से किला बनाया, क्योंकि आप पहले देख चुके हैं अभी एक घटना घटी थी 1672 ईस्वी में, और डचों ने और इनको अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। इसमें मसूलीपट्टनम भी इनसे छीन लिया था। तो इसलिए फ्रेंको मार्टिन ने सोचा कि हमें किला बनाना जरूरी है इस क्षेत्र में। वेलांग लिस्पने भी फ्रेंको मार्टिन के साथ में ही आते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का जो वास्तविक संस्थापक है वो फ्रेंको मार्टिन को ही माना जाता है। अब अगली साल सन 1674 ईस्वी में उस वक्त बंगाल के जो सूबेदार थे शाइस्ता खान, मुगलों के सूबेदार थे, क्योंकि ये सभी क्षेत्र उस समय मुगलों के अधीन ही आते थे। तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से इन्होंने चंद्रनगर नगर एक बस्ती थी वो खरीदी, और आगे चलकर 1692-93 में यहाँ पर अपनी एक व्यापारिक कोठी भी स्थापित कर ली बंगाल में भी। और बंगाल में भी इस वक्त कौन थे, डच भी थे और अंग्रेज भी थे पहले से ही। अब इसके बाद क्या होता है, सन 1693 ईस्वी में, सन 1693 ईस्वी में डच और फ्रांसीसियों के बीच में एक झड़प होती है। डच और फ्रांसीसियों के बीच में एक झड़प होती है और एक लंबा संघर्ष चलता है 5 साल तक लगभग। और इसमें क्या होता है, जब 1693 ईस्वी में डचों की और फ्रांसीसियों की आपस में लड़ाई हुई, तो उस दरमियान डचों ने पांडिचेरी है उस पर अधिकार कर लिया था। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का आपको पता है प्रमुख केंद्र था, सभी फ्रांसीसी बस्तियां ही उसके अंतर्गत आती थी। और डचों ने किस पर अधिकार कर लिया, पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया है 1693 ईस्वी में। उसके बाद लगभग 4-5 साल तक डचों का पांडिचेरी पर अधिकार रहता है। उसके बाद इनके बीच में एक संधि होती है, रिजविक की संधि। रिजविक की संधि होती है 1697 ईस्वी में, और इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को फिर से पांडिचेरी वापस दे दिया जाता है। तो ये सभी आप ध्यान रखें। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो फ्रांसीसी हैं वो अपने यहाँ पर व्यापारिक कोठियां स्थापित करते हैं, बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। जैसे 1721 ईस्वी में इन्होंने भारत से बाहर का क्षेत्र है मेडागास्कर के पास, मॉरिशस, हिंद महासागर में, तो 1721 में इन्होंने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। 1723 ईस्वी में इन्होंने यनम पर अधिकार कर लिया। 1724 ईस्वी में माहे पर अधिकार कर लिया, और 1739 ईस्वी में इन्होंने कराईकल पर अधिकार कर लिया। और इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार करके यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि फ्रांसीसियों का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। अब आगे क्या होता है, 1741-42 ईस्वी से पहले क्या होता है कि जो फ्रांसीसी थे इनका जो प्रमुख उद्देश्य था भारत में आने का वो था व्यापार करना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना और भारत से व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लाभ कमाया जा सके व्यापार में। ये इनका प्रमुख उद्देश्य था, सभी कंपनियों का यही उद्देश्य था भारत में आने का सबसे पहले तो। लेकिन बाद में क्या होता है, क्या घटना घटती है 1741-42 के लगभग, एक फ्रांस की सरकार के द्वारा जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्ले, यानी डुप्ले को भारत का गवर्नर बना करके भेजा जाता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का गवर्नर बना करके किसे भेजा गया, डुप्ले को भेजा गया था। और डुप्ले के आने के बाद जो कंपनी थी इसका जो प्रमुख उद्देश्य था उससे भी परिवर्तन आ जाता है। क्या है कि डुप्ले एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, और यह भारत को अपना एक उपनिवेश बनाना चाहता था, यहाँ पर अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता था डुप्ले। और इसी की बदौलत क्या होता है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच आपस में टकराव होता है, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जानते हैं।
और इसी आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के तहत भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए थे, जिन युद्धों को हम किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के युद्ध। और ये किस लिए हुए थे ये आपको पता ही है। दोनों के दोनों भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित करना चाहते थे। अब देखेंगे इन युद्धों को विस्तार से हम देखेंगे और एक एक युद्ध इंपॉर्टेंट भी है। यूपीएससी में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं हर बार। सबसे पहले देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, इसकी शुरुआत होती है 1746 और 48 ईस्वी में। 1746 में शुरुआत होती है और 1748 ईस्वी तक यह चलता है। देखिएगा, पहले पहले समझिएगा, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या कंडीशन थी उस वक्त? मद्रास में उस वक्त जो अंग्रेज अधिकारी था वो था निकोलस मार्श, और पांडिचेरी में जो फ्रांसीसी अधिकारी था वो था उस वक्त डुप्ले। क्या होता है, कैसे ये शुरू हुआ था? देखिएगा, इसका मूल कारण क्या था इस युद्ध का, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का? देखिएगा, यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के राजा की मृत्यु हो जाती है। यूरोप महाद्वीप के अंदर एक देश है, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रिया नाम है। और ऑस्ट्रिया के जो शासक थे उनकी 1740 ईस्वी में डेथ हो जाती है। कब डेथ हुई है? 1740 में। 1740 में ऑस्ट्रिया के शासक की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद क्या है कि जब उनकी डेथ होती है तो उनके सिर्फ एक पुत्री थी जिसका नाम था मारिया थेरेसा, और उनके उस वक्त कोई पुत्र नहीं था। अब क्या होता है, अगला उत्तराधिकारी कौन बने? तो आसपास के जो देश थे, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, और भी बहुत सारे देश, वो उसके उत्तराधिकार के मामले में आप यानी कि हस्तक्षेप करने लग गए आंतरिक मामलों में। कुछ लोग चाहते थे कि मारिया थेरेसा, उनकी पुत्री को अगला राजा बनाया जाए ऑस्ट्रिया का। कुछ लोग चाहते थे कोई और राजा बने। तो इसी चीज को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस में एक संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि सभी देश चाहते थे कि अपना कोई आदमी वहां का शासक बने जिससे उनसे लाभ उठाया जा सके। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस में एक संघर्ष शुरू हो गया। कब? 1740 से 1748 के बीच। अब ये संघर्ष है, यही भारत में कर्नाटक युद्ध का कारण बनता है। अब ये बात उस वक्त जो पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उनको पता थी कि हो सकता है भविष्य में युद्ध हो जाए, और तब वो डुप्ले है, वो निकोलस मार्श से, अंग्रेज गवर्नर निकोलस मार्श से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। ठीक है, यूरोप में युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में हम शांति बनाए रखें, यह अपील करते हैं। लेकिन निकोलस मार्श का कोई शांतिपूर्ण जवाब इनको वापस नहीं मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रिटेन को, इंग्लैंड को ये बात पता थी कि इस संघर्ष के कारण भारत में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, बार्नेट के नेतृत्व में एक नौसैन्य टुकड़ी भारत के लिए रवाना कर दी। अंग्रेज अधिकारी सेनापति बार्नेट के नेतृत्व में एक नौसैन्य टुकड़ी भारत के लिए रवाना कर दी। और ये जो सैन्य टुकड़ी थी, ये भारत में पहुंचते ही इसने क्या किया, फ्रांसीसी जो जहाज थे, जलपोत थे, उन पर कब्जा कर लिया, उन्हें पानी में, समुद्र में डुबो दिया गया। ये बात डुप्ले को भी पता थी कि ब्रिटेन से जो सैन्य टुकड़े आ रही है उसका मेन आने का कारण ही क्या है, यहाँ पर युद्ध होने की जैसी संभावना है। ये बात डुप्ले को पता थी, तो इसलिए डुप्ले ने क्या किया, मॉरिशस का जो गवर्नर थे उस वक्त, लो बुर्दने, ये फ्रांसीसी गवर्नर लो बुर्दने, इनको मॉरिशस से भारत बुलाया सहायता के लिए। और ये भी एक बड़ी सेना लेकर के भारत आते हैं लो बुर्दने, क्योंकि मॉरिशस पर किसका अधिकार हो चुका था? फ्रांसीसियों का 1721 में अधिकार हो चुका था। और वहां के जो गवर्नर थे उस वक्त कौन थे? ला बुर्दने। इनको भारत बुला लिया गया। अब भारत बुलाने के बाद दोनों की सेनाएं साथ में मिलकर, डुप्ले और ला बुर्दने की सेना साथ में मिलकर क्या कर लेते हैं, मद्रास का घेरा डाल लेते हैं। मद्रास का घेरा डाल लिया। मैंने बताया मद्रास में अंग्रेज बस यानी इफेक्ट मेन केंद्र था, प्रमुख केंद्र था अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों के तो 3 प्रमुख केंद्र थे, आपको पता है उस वक्त, कलकत्ता है, बॉम्बे है, मद्रास है।
तो यानी मद्रास का घेरा डाल लिया किसने किसने? फ्रांसीसियों ने, डुप्ले और लाबुर्दने ने। घेरा डालने के बाद अंग्रेज अभी इस कंडीशन में नहीं थी कि फ्रांसीसियों से युद्ध लड़ सके, तो उन्होंने क्या किया? फ्रांसीसियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिएगा, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की शुरुआत कौन करते हैं? अंग्रेजों ने शुरुआत की है। कहाँ? बार्नेट ने इसकी शुरुआत की है। लेकिन पराजित कौन हो जाते हैं इसमें? अंग्रेज ही पराजित होते हैं। देखिएगा आगे चलकर कैसे पराजित होते हैं। तो मद्रास का घेरा डाल लिया है और अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया इस वक्त। अब आत्मसमर्पण कर दिया तो ला बुर्दने था, उसने अंग्रेजों से एक बड़ी धनराशि लेकर के वापस इनको मद्रास लौटा दिया। लेकिन इस बात से डुप्ले सहमत बिल्कुल नहीं था कि मद्रास वापस लौटाया जाए अंग्रेजों को। लेकिन ला बुर्दने एक लालची प्रवृत्ति का था और उसने एक धनराशि के बदले मद्रास वापस दे दी अंग्रेजों को। ठीक है, और वापस यहाँ से चला जाता है मॉरिशस। ला बुर्दने तो यहाँ से चला गया है। अब बचा कौन पीछे? डुप्ले। अब डुप्ले क्या करता है कि फिर से मद्रास पर अधिकार करता है और फिर से मद्रास पर अधिकार करने के लिए वह कर्नाटक के नवाब के पास जाता है, अनवरुद्दीन के पास। कर्नाटक के नवाब के पास जाता है और बोलता है कि वह मद्रास पे अधिकार करना चाहता है, आप बीच में दखलंदाजी न करें और जब मद्रास पर अधिकार हो जाएगा तब मद्रास पूरी तरह से आपको सौंप दिया जाएगा। कर्नाटक के नवाब से वचन देकर आता है डुप्ले कि मद्रास पर मैं अधिकार करने के बाद, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के बाद मद्रास आपको सौंप दूंगा। तो ठीक है, अनवरुद्दीन सहमत हो गया डुप्ले से। उस वक्त देखिएगा जो फ्रांसीसी थे उनका जो तोपखाना था वो भी बहुत अच्छा हुआ करता था अंग्रेजों के मुकाबले। तो इसने अपने तोपखाने की बदौलत फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। किसने? डुप्ले ने। मद्रास पर अधिकार हो गया। मद्रास पर अधिकार होने के बाद डुप्ले अपने वादे से मुकर गया। जो उसने कर्नाटक के नवाब से जो वादा किया था कि अधिकार होने के बाद उसे सौंप दिया जाएगा मद्रास, लेकिन वह उस वादे से मुकर गया, पूरी तरह से मुकर गया। तो डुप्ले के बीच और अनवरुद्दीन के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम जानते हैं इतिहास में सेंट टोमे के युद्ध के नाम से। इसके बीच फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच में सेंट टोमे का युद्ध हुआ 1748 ईस्वी में। और इस वक्त कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां को प्रमुख सेनापति बना करके भेजा जाता है और महफूज खां सेना लेकर आता है और अडियार नदी के तट पर सेंट टोमे नामक स्थान पर इनके बीच में युद्ध होता है, फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच। इधर फ्रांसीसी जो सेनापति था, प्रमुख सेनापति, वो था कैप्टन पैराडाइज डुप्ले के नेतृत्व में। अब देखिएगा क्या आता है, युद्ध की स्थिति क्या थी। एक तरफ तो मात्र लगभग 1000 की सेना में सैनिक थे। फ्रांसीसी सेना बहुत छोटी थी, लगभग 1000 सैनिक थे। और 1000 में से भी ये मानिएगा 1000 में से भी 300 सैनिक मात्र फ्रांसीसी थे। मात्र 300 थे फ्रांसीसी सैनिक, तो बाकी 700 सैनिक थे वो भारतीय थे। लेकिन वो एक तरह से प्रशिक्षित सेना थी, अनुशासित थी, पूरी तरह से संगठित सेना थी। लेकिन इधर देखें हम, कर्नाटक के नवाब की जो सेना थी वो बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 10,000 सैनिक उस सेना में थे। लेकिन फिर भी इस इतनी बड़ी सेना को मात्र कुछ 1000 सैनिकों के द्वारा हरा दिया जाता है, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी फ्रांसीसियों के लिए। तो बुरी तरह से कर्नाटक के नवाब की सेना को पराजित कर दिया फ्रांसीसियों ने इस युद्ध में, सेंट टोमे के युद्ध में। और अब डुप्ले यह बात समझ चुका था कि भारत के जो शासक हैं उनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं तो हैं, लेकिन वह इतनी सक्षम नहीं है, उन्हें युद्ध कौशल नहीं आता। अब क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष चल रहा था वो एक्स-ला सापेल की संधि 1748 ईस्वी के द्वारा समाप्त हो जाता है। कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ? एक्स-ला सापेल की संधि 1748 ईस्वी। उसके तहत ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त उधर युद्ध समाप्त हो गया, तो हमारे यहाँ भी कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, समाप्त होने के बाद एक समझौते के तहत मद्रास पुनः अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। तो ये था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ध्यान रखें आप इसे। इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कैसे शुरू हुआ। ये घटना है 1749 ईस्वी से लेकर 1754 के बीच चला था भाई। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 ईस्वी में शुरू हुआ और 1754 तक चला था।
क्या इसका प्रमुख कारण था? देखो, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध है वो भारत में है, उसका प्रमुख कारण। भारत में क्या है? देखो, भारत में दो रियासतें थी, एक तो हैदराबाद और एक कर्नाटक। इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक व हैदराबाद के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसी का परिणाम क्या हुआ? कर्नाटक का दूसरा युद्ध। और यही युद्ध है पांडिचेरी की जो संधि होती है उसके तहत समाप्त होता है। अब इसमें भी समझिएगा कैसे क्या हुआ है। सन 1748 ईस्वी में, उस वक्त हैदराबाद जो रियासत है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मैप में, निजाम डोमिनियंस के नाम से। तो हैदराबाद रियासत है, इसके जो निजाम थे वो थे निजाम उल मुल्क। और 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनके जो उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर हैदराबाद रियासत में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। निजाम उल मुल्क हैं आसफ शाह। निजाम उल मुल्क, इनका जो बेटा था उसका नाम था नासिर जंग, एक बेटे का नाम था सलावत जंग, और एक और भी बेटा था, और उस बेटे का जो बेटा था उसका नाम था मुजफ्फर जंग। यानी निजाम उल मुल्क हैं, इनका बेटा नासिर जंग, दूसरा बेटा सलावत जंग, और इनका एक बेटा मुजफ्फर जंग। इनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ हैदराबाद में, वो हुआ था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच। और दोनों कौन हैं? एक तो बेटा है और एक कौन है? पोता है, अर्थात नासिर जंग का भतीजा ही हुआ मुजफ्फर जंग। अब इनमें संघर्ष की शुरुआत हो गई रियासत अधिकार के लिए, हैदराबाद रियासत पर अगला राजा बनने के लिए, अगला नवाब बनने के लिए, निजाम बनने के लिए। तो इस वक्त अंग्रेजों ने नासिर जंग का सपोर्ट किया और फ्रांसीसियों ने किसका सपोर्ट किया? मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया। तो यही एक संघर्ष की शुरुआत हुई थी। हैदराबाद में तो ऐसी स्थिति थी। कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में भी, कर्नाटक का जो उस वक्त नवाब था वो था दोस्त अली। दोस्त अली साहब हैं, इनकी भी 1739 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद भी कर्नाटक की सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष की शुरुआत होती है। तो दोस्त अली की मृत्यु के बाद वहां का जो नवाब है वो बन जाता है अनवरुद्दीन। दोस्त अली का बेटा अनवरुद्दीन वहां का नवाब बन जाता है। लेकिन दोस्त अली का जो दामाद था चंदा साहिब, वो भी अपनी दावेदारी रखते हैं यहाँ पर नवाब बनने के लिए। तो इस वक्त अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का समर्थन किया और फ्रांसीसी ने किसका समर्थन किया? चंदा साहब का। तो आपने देखे हैदराबाद में क्या स्थिति थी, कर्नाटक में क्या स्थिति थी। अच्छे से समझे इन चीजों को, एक डायग्राम बनाया आपके लिए समझने के लिए। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है कि इन चीजों को समझ सके, क्योंकि मुझे पता बहुत टिपिकल चीजें हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट तरीका है डायग्राम से समझने का। इनका नहीं समझ में नहीं आता, किताबों से कभी समझ में नहीं आएंगी ये चीजें। तो हैदराबाद में क्या था, कैसे हुआ, वापस आप रिपीट करके देख लेना क्लास के बाद। कर्नाटक में क्या हुआ था, कौन नवाब था, किसके बीच क्या हुआ है। अब इतनी स्थिति होने के बाद क्या होता है, इस वक्त फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले मुजफ्फर जंग और चंदा साहब दोनों को साथ में लेकर क्या करता है, 1749 ईस्वी में अपनी सेनाओं के साथ में किस पर आक्रमण कर देता है? अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर देता है। किस पर आक्रमण कर दिया? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, उस वक्त नवाब कौन बन के बैठा था? अनवरुद्दीन। उस पर आक्रमण कर दिया किसने किसने? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ठीक है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, तीनों ने मिलकर आक्रमण कर दिया 1749 ईस्वी में। अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया और अनवरुद्दीन इस वक्त क्या होता है, इस युद्ध में मारा जाता है। अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा गया और जो युद्ध हुआ था उसका नाम है अंबूर का युद्ध। इसे भी याद रखें आप, अंबूर का युद्ध हुआ था। और अंबूर के युद्ध में कौन मारा गया? अनवरुद्दीन मारा गया है। और अनवरुद्दीन मारा जाने के बाद इसका जो बेटा था मोहम्मद अली, वो भी यहाँ से भग जाता है और तिरुचन्नापल्ली में भग जाता है, वो चला जाता है यहाँ से। तब देखो अब क्या हुआ, मैंने बताया 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन क्या हो चुका है, मारा जा चुका है। तो कर्नाटक का अब नवाब किसको बना दिया गया फ्रांसीसियों के द्वारा? चंदा साहब को। एक तरह से कहें तो अंग्रेजों की पराजय की स्थिति हो गई, यहाँ पर हार ही गई। जो सपोर्ट किया जिस व्यक्ति का वो हार गया, तो ये भी हारी गई एक तरह से। तो
फ्रांसीसियों ने चंदा साहब को क्या बना दिया, कर्नाटक का नवाब बना दिया। एक तरफ की स्थिति क्लियर हो गई। दूसरी तरफ देखते हैं हैदराबाद में क्या हुआ। अब हैदराबाद में भी इसी तरह से 1750 ईस्वी में तीनों मिलकर के, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, फ्रांसीसी डुप्ले, ये तीनों मिलकर के नासिर जंग के ऊपर युद्ध करने वो कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। नासिर जंग पर आक्रमण करने के बाद नासिर जंग भी इनके साथ लड़ता हुआ क्या होता है, मारा जाता है। नासिर जंग भी मारा गया 1750 में। और नासिर जंग जब मारा गया है तो क्या किया फ्रांसीसियों ने, किसको बना दिया हैदराबाद का नवाब, हैदराबाद का निजाम किसे बना दिया, मुजफ्फर जंग को। तो फ्रांसीसी दोनों तरफ विजयी रहे। इस स्थिति में फ्रांसीसियों का पलड़ा क्या रहा, भारी रहा अंग्रेजों के मुकाबले। कर्नाटक का नवाब भी अपना इनका समर्थक बन गया, हैदराबाद का नवाब भी इनका समर्थक बन गया। अब हैदराबाद का नवाब मुजफ्फर जंग बनने के बाद वहां डुप्ले के साथ एक संधि कर लेता है, सहायक संधि। और क्या करता है उस सहायक संधि के तहत क्या होता है, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है उसके दक्षिणी भाग में जो मुगल प्रदेश थे उनका गवर्नर किसको बना दिया गया, डुप्ले को गवर्नर बना दिया गया। इस वक्त ये इनके बीच एक संधि हो गई थी। स्थिति ठीक थी, बढ़िया थी। लेकिन बाद में क्या होता है, इनके बीच में किसी चीज को लेकर विवाद सा हो जाता है। विवाद हो जाता है तो फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले हैं वो फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को कहां पर भेजते हैं, हैदराबाद भेजते हैं, मुजफ्फर जंग के पास में। और इस वक्त बुस्सी क्या करता है, मुजफ्फर जंग की हत्या कर देता है। मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी। और मुजफ्फर जंग की हत्या करने के बाद इसने किसको यहाँ का गवर्नर बना दिया, फ्रांसीसियों ने सलावत जंग को, सॉरी निजाम बना दिया यहाँ का। तो फ्रांसीसियों ने अब सलावत जंग को यहाँ का हैदराबाद का निजाम बना दिया है। आप कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझना इन चीजों को, वापस रिपीट कर कर देख लेना इस चीज को, वीडियो को दोबारा से। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है आपका। अब क्या हुआ देखो, दोबारा समझो कि क्या देखा हमने, हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के मामलों में फ्रांसीसी भारी रहे अंग्रेजों की तरफ, क्योंकि अब दोनों जगह फ्रांसीसियों के जो समर्थक हैं वो शासक वहां के बन चुके हैं। अब क्या करते हैं अंग्रेज, परेशान हो जाते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, त्रिचन्नापल्ली तमिलनाडु में एक जगह है त्रिचन्नापल्ली, फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ियां थी यहाँ पर, फ्रांसीसी बस्ती थी। अब अंग्रेज क्या करते हैं, त्रिचन्नापल्ली में आ जाते हैं और त्रिचन्नापल्ली में फ्रांसीसियों का घेरा डाल करके बैठ जाते हैं। ठीक है। अब इस वक्त जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे सैंडर्स, स्टिगर लॉरेंस, और इस वक्त एक क्लर्क भी था, क्लर्क के पद पर आया था रॉबर्ट क्लाइव, वो भी था इस वक्त साथ में। तो रॉबर्ट क्लाइव है वो सैंडर्स को सलाह देते हैं कि हाँ आप लोग यहाँ पर त्रिचन्नापल्ली में जो घेरा डालकर बैठे हैं अच्छी बात है, और इस वक्त जो कर्नाटक का नवाब था चंदा साहिब वो भी फ्रांसीसियों की मदद के लिए कहाँ आ चुका था, तमिलनाडु आ चुका था, त्रिचन्नापल्ली। ठीक है, नवाब कहाँ आ गया, तमिलनाडु त्रिचन्नापल्ली में। कौन कौन लोग हैं चारों तरफ, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं और यानी कर्नाटक का नवाब भी यहाँ पे। अब रॉबर्ट क्लाइव है वो सैंडर्स को सलाह देता है कि अब जो पीछे से कर्नाटक है उसकी जो राजधानी अर्काट है वहां पर सेना भी कम है, अब हमारे पास एक अच्छा मौका है, क्यों ना हम अर्काट का भी घेरा डालकर बैठ जाए, अर्काट पर हम आक्रमण कर दें। तो सैंडर्स है इसकी सलाह से सहमत होते हैं और रॉबर्ट क्लाइव को कुछ सैनिक देकर के भेज देते हैं यहाँ से, कुछ सेना के साथ यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव को भेज दिया गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव साहब कहाँ आ गए, कर्नाटक आ गए, और कर्नाटक की राजधानी अर्काट में आ गए और अर्काट का घेरा डालकर बैठ गए और अर्काट पर क्या कर लिया, उसने अधिकार कर लिया। चंदा साहब को ये जब बात पता चली तो चंदा साहब ने क्या किया, अपनी बड़ी सेना भेजी, एक 400 सैनिकों की एक सेना भेजी यहाँ पर अर्काट में। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने एक अच्छा संघर्ष किया उसके साथ, कठिन परिस्थितियों में भी वह पीछे नहीं हटा, मुकाबला किया अपने कुछ सैनिकों की मदद से, सिर्फ 300 सैनिक, एक तरफ 4000 सैनिक, उन सैनिकों की मदद से चंदा साहब की सेना का मुकाबला किया। और मुकाबला करने के बाद इन सैनिकों को कर्नाटक पर अधिकार करने नहीं दिया। तो यानी एक तरह से कर्नाटक पर किसका अधिकार रहा, अंग्रेजों का अधिकार रहा, और चंदा साहब इनसे पराजित हो गए। तब क्या होता है, इन्होंने इधर त्रिचन्नापल्ली है, यहां पर भी इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने
फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया, यहाँ से भी फ्रांसीसियों को भगा दिया। यहाँ से फ्रांसीसियों को भगाने के बाद यानी अंग्रेज अब मजबूत स्थिति में आ चुके थे और इन्होंने कर्नाटक का जो नवाब, उस वक्त इन्होंने चंदा साहब की हत्या भी कर देते हैं, इस वक्त चंदा साहब मारे भी जाते हैं कर्नाटक के नवाब। तो इन्होंने इस वक्त क्या किया कि कर्नाटक का जो अगला नवाब है वो किसे बना दिया, अपने व्यक्ति को, मोहम्मद अली को। कर्नाटक का नवाब किसे बना दिया, मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया अंग्रेजों ने। तो अब कर्नाटक में किसका समर्थक नवाब बन चुका है, अंग्रेजों का समर्थक। तो मोहम्मद अली कौन था, अनवरुद्दीन का बेटा, ठीक है। तो इस तरह से कर्नाटक में किसका समर्थक है, अंग्रेजों का। हैदराबाद में किसका समर्थक है, फ्रांसीसियों का, सलावत जंग, ठीक है। अब जब फ्रांसीसी यहाँ पर पराजित हो जाते हैं, मैंने बताया तिरुचिरापल्ली में, अरकाट में, यहाँ पर फ्रांसीसी जब पराजित हो जाते हैं तो फ्रांस की सरकार को बहुत बुरा लगता है और फ्रांस की सरकार अब डुप्ले को वापस बुला लेती है फ्रांस। और डुप्ले के स्थान पर 1754 ईस्वी में एक नया गवर्नर बना करके भेजा गया और उसका नाम था गोडेहू, चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू, गोडेहू के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें यहाँ पर भेजा गया। इन्होंने यहाँ आने के बाद अंग्रेजों से संधि समझौता किया और पांडिचेरी की एक संधि हुई और उस पांडिचेरी की संधि के तहत क्या हुआ कि कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कर्नाटक के दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में जो फ्रांसीसियों की जो प्लानिंग थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, लेकिन अंग्रेज अब अच्छी स्थिति में आ चुके थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस लिए लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, देखो। इस युद्ध की शुरुआत होती है 1756 ईस्वी में और 1763 ईस्वी तक यह चलता है, पेरिस की संधि होने तक। कर्नाटक का तीसरा युद्ध क्यों लड़ा गया था, सबसे प्रमुख कारण क्या था, कनाडा पर अधिकार। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वहां पर कनाडा है, उस पर अधिकार को लेकर यह युद्ध शुरू हुआ था यूरोप में। किनके बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। वहीं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ था कनाडा पर अधिकार को लेकर। और यह युद्ध कितने वर्षों तक चला था, लगभग 7 वर्षों तक चला था, 1756 से 1763 ईस्वी तक, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। तो कर्नाटक के तीसरे युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध। वही युद्ध कहां शुरू हो गया था, भारत में। मैंने बताया कि अब क्या करती है फ्रांसीसी सरकार, 1757 ईस्वी में काउंट डी लाली को फ्रांसीसी गवर्नर बना करके भारत भेजती है। काउंट डी लाली को फ्रांसीसी गवर्नर बना करके जब भारत भेजा गया तो 1758 ईस्वी में यहाँ आते ही इसने मद्रास में जो अंग्रेजों का जो किला था, फोर्ट सेंट डेविड, उस पर अधिकार कर लिया। और उस पर अधिकार कर लिया और इसने क्या किया, अंग्रेजों की जो और जो जगह थी जैसे तंजौर है, मद्रास है, उन पर भी इसने हमले किए, लेकिन उन हमलों में यह असफल रहा। प्रत्युत्तर में अंग्रेजों ने क्या किया, उस वक्त इन अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया और इनके बीच में एक प्रमुख युद्ध होता है वाडीवास का युद्ध। पुडुचेरी तमिलनाडु में है वाडीवास, वहां इस वक्त अंग्रेज है वो एक अच्छी स्थिति में आ चुके थे। क्या हुआ था कि युद्ध होता है बंगाल में, प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। और सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद उन्होंने बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। और उस वक्त आपको पता है बंगाल एक बहुत बड़ा केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, सबसे समृद्ध जगहों में से एक था भारत में। तो उस पर इनका अधिकार हो गया अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार होने के बाद इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत अच्छी हो गई थी, इनको बहुत ज्यादा धन प्राप्त हुआ वहां से। तो इन्होंने अपनी स्थिति को बहुत अच्छा कर लिया था और इसी की बदौलत है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत से क्षेत्रों से पराजित कर दिया था। और प्रमुख रूप से उस वक्त एक युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध, जो पुदुचेरी तमिलनाडु में लड़ा गया था। इस वक्त अंग्रेज अधिकारी था सर आयरकुट और फ्रांसीसी जो अधिकारी थे, सेनापति थे, वो थे एक तो लाली और एक थे मार्केस डी बूसी। अब इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया और यह वह अंतिम युद्ध था जिससे अंग्रेजों की भारत में अन्य यूरोपियन कंपनियों की बजाय एक सत्ता स्थापित हो चुकी थी।
तो वांडीवास का युद्ध बहुत ही प्रमुख युद्ध था। उसके बाद अंग्रेजों का किसी भी यूरोपियंस के साथ कोई इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया। यही युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद पूरी तरह से अंग्रेज भारतीय सत्ता पर कायम हो चुके थे। आप देखो यूरोपियंस के मुकाबले इसके बाद क्या होता है, इस युद्ध के बाद इन्होंने फ्रांसीसियों के जितने भी क्षेत्र थे, जैसे माहे, पांडिचेरी, जिंजी, क्राइकल और भी जो बस्तियां थी फ्रांसीसी की, उन पर अधिकार कर लिया था। बाद में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, कहां पर, यूरोप पे, वो 1763 ईस्वी में एक संधि होती है पेरिस शांति संधि, उसके तहत वह युद्ध समाप्त होता है। और वहां वो युद्ध समाप्त होने के बाद जो अंग्रेज हैं और फ्रांसीसियों को पुदुचेरी और चंदन नगर, ये दोनों वापस सौंप देते हैं। दोनों के दोनों इन्हें वापस सौंप दिए गए, लेकिन एक शर्त रखी गई कि अब आप भारत में कभी भी सेना नहीं रखेंगे। भाई, भारत में आप सेना नहीं रखेंगे, इसी शर्त पर आपको ये क्षेत्र दिए जाएंगे वापस, और केवल आप व्यापार वाणिज्य का यहाँ पर काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी भी मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था कि इससे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी समाप्त हो गया कर्नाटक के तीसरे युद्ध से, और इसमें पूरी तरह से अंग्रेजों की विजय हुई। और भारत में अब अंग्रेजों को अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ के शासकों का सामना करना बचा था। बाकी अंग्रेज अपने जितने भी प्रतिद्वंदी थे, जितने भी यूरोप से आए थे लोग, उन सब को पराजित कर चुके थे। अब सबसे सर्वे सर्वा, सबसे सर्वोच्च शक्ति भारतीय उपमहाद्वीप में कौन रह चुके थे? सिर्फ अंग्रेज। तो अंग्रेजों की विजय के प्रमुख कारण भी थे। देखो, बहुत से अंग्रेज थे, उन्होंने भारत को बहुत ही गंभीरता से लिया था। एक तो फ्रांसीसियों के मुकाबले फ्रांसीसी इतनी गंभीरता से भारत को नहीं लिए थे। उनका जो फ्रांसीसियों का जो प्रमुख ध्यान था, वो था यूरोप की आंतरिक राजनीति में। वो उन्हीं में उलझे रहे, और इंग्लैंड है वो उस यूरोप महाद्वीप से पृथकता की नीति अपनाता था। ठीक है, क्या भाई, वो यूरोप से वैसे भी डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ इंग्लिश चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, बाकी इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। इसीलिए इसी की वजह है कि इंग्लैंड की जो नौसेना है वो बहुत ही ताकतवर नौसेना है, विश्व की सबसे ताकतवर नौसेना थी उस वक्त, फ्रांस की तुलना में भी। और अंग्रेज हैं, इन्होंने भारत आने के बाद जो भारत की जो की है, चाबी है भारत पर राज करने की, वो बंगाल में ढूंढनी चाहिए। और फ्रांसीसियों ने कहां पर ढूंढी? पांडिचेरी में। फ्रांसीसी का प्रमुख केंद्र क्या था? पांडिचेरी, और अंग्रेजों का बंगाल। तो अंग्रेजों को तो वहां चाबी मिल गई भारत पे राज करने की, लेकिन फ्रांसीसियों को नहीं मिल पाई। ठीक है, क्योंकि बंगाल संसाधनों के मामले में भी बहुत ज्यादा समृद्ध था। एक दूसरी बात यह भी है कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह एक सरकारी कंपनी थी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह एक निजी कंपनी थी। तो उसके जो काम करने का तरीका था वो भी अच्छा था। और फ्रांसीसी जो सरकार थी, वो डुप्ले की जो महत्वाकांक्षा थी उसको भी नहीं समझ पाई थी। डुप्ले उस समय की जो भारतीय परिस्थितियां थी उनको समझ नहीं पाई फ्रांसीसी सरकार, और उसने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडीयू को उसके जगह नियुक्त किया। यह भी एक कारण था। यदि डुप्ले उस वक्त यहाँ रहता तो हो सकता है कंडीशन कुछ और होती। अंग्रेजों के पास एक अच्छे लीडर भी थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, आयर कुट है। फ्रांसीसी के मुकाबले अच्छे थे, जैसे फ्रांसीसी में उस वक्त कौन थे? बुशी, लाली, गोडेहू। तो ये इतने योग्य नहीं थे अंग्रेजों के मुकाबले। तो ये बहुत से कारण थे कि अंग्रेजों की विजय के भारत में। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है, भारत में यूरोपियंस का आगमन, कंप्लीट हो गया आज, और विस्तार से हमने अध्ययन किया है इन सब चीज़ों का। आप इनके अच्छे नोट्स बनाएं, बार बार इनको रिवाइज करें। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी भी स्टेट पीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर किसी भी और एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, और इसका एक टेस्ट पेपर लेंगे जल्दी ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ पाए हैं तो आप फिर से बार बार रिवीजन करें इन सब चीज़ों का। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे
फोन पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, कुछ भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, लेकिन इसके कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।